नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्येंद्री.com पर आपका स्वागत है। आज सुबह तो बहुत ही सुबह क्या कल से ही शाम को आ गई थी खबर, बड़ी दर्दनाक खबर आई हुई है कि कानपुर में एक परिवार का घर तोड़ने जब बुलडोज़र गया प्रशासन के साथ, गरीब लोग थे, गरीबों की बस्ती थी, तो उसमें एक माँ और बेटी ने अपने को उस घर में बंद कर दिया। झोपड़ा था, घर भी क्या एक झोपड़ा था। लेकिन प्रशासन चूँकि जिस तरह का है उत्तर प्रदेश में, जिसको हमारे देश के बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो बुलडोज़र की ताकत के आगे वो असहाय लोग क्या कर सकते थे? उन्होंने अपनी जान दे के अपना विरोध दर्ज किया। बहुत दर्दनाक घटना है। एक माँ-बेटी कल अपने ही बनाए झोपड़े में प्रशासन की तानाशाही के आगे उन्होंने अपने आप को स्वाहा कर दिया। अगर शर्म हो ज़रा भी, तो ये कुछ ज़्यादा डिमांड करता है सिस्टम से, लेकिन सिस्टम में शर्म नहीं है और बहुत सारे ऐसे लोग हमारे चारों तरफ हैं, जिन्हें सरकार की इन कार्रवाइयों पर भी कोई शर्म नहीं है, वो इन पर तालियाँ बजाते हैं। हमारे मीडिया में बहुत सारे लोग हैं, जो इस पर बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे। खैर, आज का मेरा मुद्दा दूसरा था, लेकिन ये बात बड़ी तकलीफ़देह थी, लगातार सोशल मीडिया और दूसरी सूचनाओं से आ रही है, इसलिए एक छोटी टिप्पणी। बात ये है कि अभी संसद में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ऐसा भाषण दिया जिसे आप कह सकते हैं बड़े गरीब नवाज़ हैं वो। हालाँकि सब जानते हैं कि वो एक ऐसे आरोप से बचने के लिए इस आवरण का प्रयोग कर रहे थे, जो गरीबों के नाम पर है। उन पर एक बहुत बड़े सवाल थे संसद में और संसद में वो जवाब आने चाहिए थे। अडानी की कंपनियों के बारे में, उनके द्वारा किए जा रहे बहुत तरह के घोटालों के बारे में, बहुत सारे काला धन को भारत से बाहर ले जाके और बाहर की कंपनियों से भारत में लाने के बारे में और हमारे देश में जो सिस्टम है अर्थ संचालन का, हमारे जो शेयर मार्केट्स हैं, उनमें तरह-तरह की ऐसी धांधली करने का, जिससे कुछ कंपनियों के शेयर, अडानी के खासकर, एकाएक बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, जबकि उनके आर्थिक रिकॉर्ड उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। इस तरह की एक रिपोर्ट आई हुई है, जिसकी वजह से सारी दुनिया में हलचल है, वो आप बात जानते हैं। मैं उस पर आता हूँ कि वहाँ प्रधानमंत्री जी अपना जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने उन योजनाओं का ज़िक्र किया, जो उनके हिसाब से उन्होंने वो 24 घंटे में 18 घंटे काम करके सिर्फ़ गरीबों के लिए तैयार की हैं और सिर्फ़ गरीबों के लिए ही वो फ़िदा हैं। जिसमें से एक योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएमजीकेएवाई। इस पर बड़ी चर्चा थी कि मैं 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहा हूँ। वो ज़्यादातर चीज़ें मतलब मय में ले जाते हैं, सरकार वो खुद हो जाते हैं, फिर कई बार तो कहते हैं मोदी ऐसा कर रहा है, लोगों की दुआएँ मेरे साथ हैं। इस योजना का एक पत्रकार ने परीक्षण किया है। जिस पत्रकार ने इसका परीक्षण किया है, उसने इस पर एक कमाल के तथ्य जुटाते हुए चीज़ें सामने रखी। बहुत सारे पत्रकार हमारे देश में बहुत कठिनाइयों के बावजूद काम कर रहे हैं। ये जो पत्रकार मित्र हैं, इनके ट्वीट्स मैंने देखे, सोशल मीडिया पर थे। तो उसको देखने के बाद से संपर्क भी किया और इस कार्यक्रम के अंत में आप उनका इंटरव्यू भी देखेंगे। इनका नाम है श्री गिरीश जलिहाल। हो सकता है मैं इनका नाम का उच्चारण बहुत सही नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास अंग्रेजी में है। ये दक्षिण भारतीय हो सकते हैं। एक ही बार मेरी मुलाकात हुई है। अभी तो वीडियो पर आप इंटरव्यू में लास्ट में देखेंगे। तो इन्होंने ये स्टोरी की है, इनके ट्वीट पर ये थी, मुझे किसी ने फॉरवर्ड की थी तो मैंने देखी, फिर मैंने इनसे बात की। ये स्टोरी बताती है कि सरकार ने जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ दावे किए संसद में, दरअसल दावों के पीछे उनकी सच्चाई वैसी नहीं है। सच्चाई वैसी ही है जैसे उन पर आरोप है। उन पर आरोप है कि वो इस देश में पूंजीपतियों के हित में अपनी सरकार का संचालन कर रहे हैं। पूंजीपतियों में भी कुछ खास जो उनके बहुत करीब हैं, जिनको क्रोनी कैपिटलिस्ट कहा जाता है, जो सरकार से मिलके तमाम चीजें अपने हिस्से में कर रहे हैं और जिनकी ग्रोथ फिनोमिनल हुई है। 300 गुना से 700 गुना तक उनकी ग्रोथ हुई है। ऐसी एक और वो तरक्की हो रही है। दूसरी ओर ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में गरीब बढ़े हैं। लेकिन अब ये समस्या है कि सरकार गिनती ही नहीं कर रही है अपने लोगों की। आबादी की जो गिनती का हमारा कार्यक्रम है, ये रिपोर्ट ये सब चीजें बताती है।
कि वो कार्यक्रम हम डिले करते-करते अब 2024 तक के बाद तक ले गए हैं। यानी हो सकता है कि 2024 के बाद वो हो। ये पहली बार हो रहा है देश में कि हमारे देश में जनगणना जो है वो 3-3 साल, 4-4 साल आगे चली जा रही है। जनगणना न होने से हमारे देश में हमारे वो आंकड़े नहीं होते, जिन आंकड़ों से हमें अपनी असलियत पता चलती है। कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए, कितने पास क्या है, ये सब उसमें आ जाता है, काफ़ी आंकड़े आ जाते हैं, जिसके आधार पर हमारी विकास योजनाएँ बनती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी जनगणना जो है, वो जो लेटेस्ट खबरें हैं, उनके अनुसार अब 2024 के बाद तक चली गई है। खैर, ये स्टोरी ये बताती है कि जो प्रधानमंत्री की ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जो शुरू हुई कोरोना काल में, जब उन्होंने पहला लॉकडाउन का अनाउंस किया था 26 मार्च 20 को, उसी समय इसका भी अनाउंस किया था। ये योजना एक पहले से चली आ रही हमारी एक योजना है 2013 से, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। दरअसल जो यूपीए का कार्यकाल था, उस समय बहुत से बड़े कानून बने। सूचना के अधिकार का कानून, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, शिक्षा का कानून, ऐसे बहुत सारे कानून बने। जब कानून बन जाता है तो कानून के तहत जो उसके लाभार्थी हैं वो सरकार को कटघरे में खड़ा खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा कानून न बनने की स्थिति में ये सब चीजें पेंडिंग पड़ी रहती है, तो ये बड़ी ताकत मिली थी लोगों को। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कहता है कि देश के 75% ग्रामीण आबादी के लोग और करीब 50% शहरी आबादी के लोग इस योजना के तहत सस्ती दर पर एक में, आप जानते हैं ये पहले मिलता था हमें राशन पे, अभी भी मिलता था ये कोरोना काल से पहले, ये गरीब लोगों को, कि उनको सस्ती दर पर, सस्ती क्या बिल्कुल मिनिमल दर पर अनाज मिलता था। 5 किलो अनाज के लिए हकदार होते थे हर व्यक्ति। तो 80 करोड़ के आसपास की ये गिनती हमारी 2011 की है। यानी 2021 और 11 के बीच जो आबादी बढ़ी वो हमारी गिनती में शामिल नहीं है। खुद नीति आयोग के बहुत सारे दस्तावेजों, बहुत सारे बयानों में ये तथ्य आया है कि करीब 10 करोड़ लोग इस बीच जरूर बढ़ गए होंगे, ऐसे जो राशन कार्ड वगैरह मांग रहे हैं, जो चाहते हैं इस योजना वगैरह में उनको नथी किया जाए। लेकिन वही नीति आयोग जब योजनाएं बनाता है तो इस पूरे सच को अनदेखी करने की के सारे तर्क देता है। वो इस स्टोरी में डिटेल्स में आता है। अब सेंसस न होने से, यानी जनगणना न होने से हमारे पास ये आंकड़ा है ही नहीं कि कितने लोग सामने हैं, लेकिन कुछ तथ्यों से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एक तो जो आबादी हमारी बढ़ी है, दूसरे ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि हमारे यहाँ गरीबी बढ़ी है, तीसरे जैसे दिल्ली है जो बिल्कुल शहरी राज्य है और देश की राजधानी है, दिल्ली में एक रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख के करीब लोग अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए कतार में है, अप्लाइड फॉर है। दिल्ली में एक जहां कुल 2 करोड़ की आबादी है, कागजों पे तो शायद 1.5 करोड़ ही है, उसमें 10 लाख लोग नए अपने को चाहते हैं कि राशन कार्ड की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो इसी को आप अगर देश के लेवल पे विस्तार कर दें तो ये आंकड़ा 10 करोड़ से ज्यादा चला जाता है। तो यानी जो 80 करोड़ या 81 करोड़, कई बार दोनों फिगर बदल के आती है, इनको हम ये सुविधा दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग अभी कतार में हैं और जो उस परिस्थिति का लाभ उनको नहीं मिल रहा है जो उनकी परिस्थिति है। लेकिन चूंकि जैसा कहा गया कि जनगणना न होने से वो गिनती के बाहर है। तो एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि इस सरकार की नीयत क्या है? नीति तो कोई इन्होंने बनाई नहीं, लेकिन नीयत क्या है? ये एक अनाउंसमेंट हुआ एक खास विशेष परिस्थिति में, जिसमें कि कोरोना आ गया था। सारी दुनिया ने अपने-अपने हिसाब से जिसकी जितनी सामर्थ्य थी, अपनी तरह से अपनी जनता को मदद देने के लिए फैसले लिए। भारत में भी ये फैसला लिया गया। लेकिन हमारे यहाँ प्रचार बहुत होता है, उसको सीधे प्रधानमंत्री ने अपने से जोड़ लिया, नाम भी उसका पीएमजीकेएवाई है और पीएम खुद कह ही रहे हैं कि मैं इतने लोगों को मदद कर रहा हूँ, सस्ता भोजन दे रहा हूँ, और चुनाव दर चुनाव हम देख रहे हैं कि इसमें नए अनाउंसमेंट आते जा रहे हैं। लेकिन मूलतः ये इसकी जो शुरुआत हुई वो, जैसा मैंने बताया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से हुई, जिसमें सस्ती दर पर, यानी 1 रुपए 2 रुपए में 5 किलो अन्न प्रतिमाह मिलने का अधिकार 80 करोड़ लोगों को प्राप्त हो गया था 2013 में।
और इसके बाद क्या हुआ कि हमारी सरकार ने जब ये घोषणा की लॉकडाउन की, तो बहुत सारे लोग सड़कों पे, आप जानते हैं, पैदल चल-चल के अपने घरों पे गए। बहुत अजीब फैसला था वो, जिसके बारे में कोई तैयारी नहीं की गई थी, और लाखों लोग सड़कों पर हमने देखे। सब मज़दूर थे, ज़्यादातर गरीब और मज़दूर लोग। बहुत सारे लोग उसमें मरे, और बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ के साथ अपने घरों में पहुँचे। कुल मिला के वो एक बड़ा त्रासद दृश्य था देश में। लेकिन ऐसे ही फैसले हमारे यहाँ आजकल हो रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि इसको लेकर एक याचिका हमारे सुप्रीम कोर्ट में दायर की। 3 हमारे देश में सामाजिक कार्य करने वाले बड़े नाम 3, हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज और जगदीप चोकर। इन 3 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि ये सारे लोग जो गए हैं, इनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? इनके जीने, मरने, खाने-पीने की क्या व्यवस्था है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 20-21 जून 2021 में सरकार से कहा कि एनएफएसए के जो लाभार्थी आपके पास लिस्ट है, और अब जितने हो गए होंगे, इसके लिए आप इसको मॉडिफाई करें अपनी लिस्ट। जो पुरानी 80 करोड़ की आप लेके चल रहे हैं, हो सकता है कि उसमें कमी हो और लोग ज़्यादा हो गए हों। अब सरकार ने 6 महीने इसमें कुछ नहीं किया, पड़ी रही उनके पास। जनवरी 22 में फिर प्रशांत भूषण ने एक दूसरी पिटीशन डाली कि आपने जो फैसले किए हैं उनका अमल नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से ही कहा। उसमें एक फैसला यही था। तो उसका अमल करने के लिए फिर एक पिटीशन डाली। तो सरकार के पास नोटिस गया। उसके बाद जो सरकार की कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये हमारे पत्रकार महोदय की रिपोर्ट उस उन तथ्यों को कि नीति आयोग ने क्या कहा, सरकार की अपनी प्रणाली में उनके सेक्रेटरीज क्या कहते रहे, सरकार इन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर क्या उसकी एक्टिविटी क्या थी, और सुप्रीम कोर्ट में जवाब क्या दे रहा था, ये तथ्य ये रिपोर्ट सामने लाई है। इससे पता चलता है कि दरअसल तो 2019 से ही एनएफएसए नाम की जो योजना है, नीति आयोग की राय तो ये है कि इस योजना को ही खत्म कर दिया जाए, या इसको पीपीपी में डाल दिया जाए, यानी प्राइवेट पार्टनरशिप में डाल दिया जाए। प्राइवेट पार्टनरशिप में आपके यहाँ कई जगह सरकारों ने मिड डे मील वगैरह के छोटे-मोटे प्रयोग किए हैं। एक समय तो एक बार ये चर्चा हो रही थी कि पेप्सी को से बात की जाए। कुछ लोगों की राय थी कि बिस्कुट दिए जाएँ उसमें। इस योजना को लेके बहुत बार बहुत सारी बातें हुई। जब इनकी पड़ताल हुई, आलोचनाएँ आई, तब जाके ये फिर जैसे के तैसे चलने को बाध्य है मिड डे मील योजना। तो इस योजना को पीपीपी में डालने का क्या हश्र हो सकता था, आप समझ सकते हैं कि कुछ सरकार के दोस्त, या विभिन्न राज्यों में विभिन्न राज्य सरकारों के दोस्त उद्योगपतियों के हाथों में ये योजना चली जाती, और फिर हमारे जो गरीब, परेशान, असहाय लोग हैं, जिनको एक मदद हो रही है इस तरह से, वो मदद भी तमाम तरह के घोटालों में, अ, अभी भी घोटाले होते हैं, ऐसा नहीं कि इन योजनाओं में घोटाले नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो फिर तमाम तरह के बड़े घोटालों में, बड़े लोगों के उसमें चली जाती है। हमारे यहाँ तो यही पीपीपी में ज़्यादातर जगहों पर आप यही देख रहे हैं। तो इसमें इसका फिर विरोध हुआ, ज़ाहिर है, लेकिन ये योजना आ गई थी। लेकिन तब तक कोरोना आ गया। अब कोरोना ने हमें सारी चीज़ें बदल दी, तो भारत में भी एकाएक हमारे नीति निर्धारकों की चीज़ें बदली, और आपने देखा कि वो दूसरी स्कीम आई, जिसमें ये 5 किलो अन्न भी फ्री देने की एक स्कीम एक्स्ट्रा आई। इससे करीब पौने 3 लाख करोड़ का हमारे एक्सचेकर पर खर्चा आ रहा है। 2,80,000 करोड़ या इसके आसपास ऐसी कोई फिगर्स है। पहले जो हमारा एनएफएसए वाली स्कीम थी, उसमें 80,000 से 90,000 के बीच, करोड़ के बीच 80 करोड़ लोगों को वो उसमें हमारा खर्चा आता था। निश्चित तौर पर कोरोना आने के बाद इसमें एक बड़ी राशि बढ़ी है, करीब 2 लाख करोड़ बढ़ी है। ये सही है, उसका कोई वैकल्पिक काम होने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे ज़रूरी तो ये है कि जो आप घोषणा करते हैं, उस घोषणा के तहत अगर आप कहते हैं कि आप गरीब गरीब नवाज़ हैं, तो गरीबों की गिनती तो कर लीजिए हुज़ूर। हमारे यहाँ 10 करोड़ लोग अगर इस योजना में नहीं आ पा रहे हैं, हो सकता है वो 10 करोड़ सबसे नीचे के तलहटी के लोग हों, सबसे ज़्यादा कठिनाई में हों, और वो ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार होने वाले हों, जैसे कानपुर का मैंने शुरू में ज़िक्र किया। तो अगर आप ये भी नहीं करेंगे, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं? वो ये रिपोर्ट बहुत काबिलियत से बताती है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट से गया,
मिनिस्ट्री में गया। प्रशांत भूषण की पिटीशन के बाद कुछ कार्रवाई शुरू हुई, तब नीति आयोग ने पहले कोशिश की कि इसको एक कानूनी पेच में फंसा दिया जाए। एक उसमें कानूनी तर्क दिया कि एनएफएसए में तो ये है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ये बता दिया जाए। फिर दूसरा तर्क ये आया कि अरे हमारी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, हमारे यहां गरीबी है ही नहीं। आपने कोई गिनती की नहीं, लेकिन अपनी ओर से ये मान लिया कि गरीबी है ही नहीं चूंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। आप दूसरे आंकड़े तो देखिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है लेकिन वो गई कहां है? ऑक्सफैम के अनुसार तो वो सब चली गई है रईसों के यहां, और उनके उनकी तो बैलेंस शीट्स हैं। गरीबों का तो बैलेंस शीट है नहीं, लेकिन अमीरों की तो कंपनियों की बैलेंस शीट है। वो बैलेंस शीट बता रही है कि हाँ, हमारे यहाँ जो तरक्की कथित तौर पर हुई है, वो तरक्की जा कहाँ रही है। जो 200-300 करोड़ 200-300 गुना लोगों की आय बढ़ रही है कोरोना काल में, और उस समय जब लोगों के रोजगार और सब मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों के रोजी रोजगार सब नष्ट हैं, उस समय जिनकी आय बढ़ रही है, जाहिर है कि जो भी रईसी इस देश में कथित तौर पर आंकड़ों में आई है वो वहां चली गई है। और ऑक्सफैम ने तो इसको एकदम नंगा कर दिया। 1% लोगों के पास देश की 40% दौलत है, 10% लोगों के पास देश की 70% दौलत है। तो ये जब तथ्य थे, उस समय सरकार नीति आयोग से लिए हुए इस तथ्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, और पर कैपिटा इनकम बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ हो सकता है वो गरीब हो ही ना, हो सकता है। क्या सरकारें हो सकता है कि चलती हैं? लेकिन ये सरकार चल रही है। हालांकि संसद में अपने लिए ताली बजवाते समय प्रधानमंत्री जी गरीब नवाज बन जाते हैं, लेकिन असलियत तो इस तरह की रिपोर्ट्स में आती हैं जो हमारे यहाँ मेन मीडिया से नदारद है। कई बार मैं रिपोर्ट्स पर आपके बीच आता रहा हूँ। इस सिलसिले में जो हम जिन पत्रकार महोदय ने इस पर ये काम किया, उनसे मैंने बात की है। अब उनसे आप मेरी बातचीत सुनिए। वेलकम श्री गिरीश जी। सत्यहिंदी.com पे आपका स्वागत है। आपकी स्टोरी मैंने ट्विटर पे देखी थी, तो मुझे लगा कि उस पे आपसे बात की जाए। आप लोगों ने एक रिपोर्टर्स, क्या डिटेल है उसका नाम? रिपोर्टर्स इनिशिएटिव। रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम है। ओके जी। तो एक पहले तो ये बताइए, जो ये फूड सिक्योरिटी का जो कानून है, ये 2013 में जो बना, ये एग्जैक्टली इसको थोड़ा सा ब्रीफ हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है, इसका मतलब क्या है, इसमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है, इसमें नागरिकों के पास क्या हक है, ये थोड़ा सा बता दें। हेलो। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएफएसए 2013 में एनेक्ट हुई थी जी आफ्टर ए वेरी प्रोलॉन्ग्ड कैंपेन बाय एक्टिविस्ट, मल्टीपल एक्टिविस्ट, जिसे राइट टू फूड कैंपेन भी कहा जाता है। तो इसके तहत इसके बाद वो एनेक्ट हुआ था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो एनएफएसए एक काफी प्रोग्रेसिव लॉ माना जाता है अमंग एक्टिविस्ट सर्कल्स, क्योंकि दिस लॉ बेसिकली लीगली एंटाइटल्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री टू सब्सिडाइज फूड। तो इस एक्ट के अंदर बेसिकली ये कहा गया कि अप टू 75% ऑफ इंडिया रूरल पॉपुलेशन और अप टू 50% ऑफ इंडिया अर्बन पॉपुलेशन को, अर्बन पॉपुलेशन में हर बेनिफिशियरी को एक एवरी मंथ 5 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन सब्सिडाइज रेट में मिलेगा। ₹1, ₹2, ₹3 इस तरह के रेट होते हैं। तो ये बेसिकली लोगों को, दिस इज वाई इट इज कॉल्ड राइट टू फूड, क्योंकि ये लोगों को लीगली एंटाइटल करता है टू गेट दिस सब्सिडाइज फूड। लेकिन आपने इसमें फॉल्ट लाइंस पकड़ी है। आपकी स्टोरी बताती है कि एक्चुअली सरकार की जो संस्थाएं हैं जैसे नीति आयोग, उनकी नीयत नहीं है कि वो इस कार्यक्रम को जारी रखें, लेकिन ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कुछ पिटीशंस हैं जिनके वजह से ये चीजें चल रही हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा है कि नहीं, सरकार इसको कर रही है, सरकार अपना ये प्रचार करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक मामला कोर्ट में है जो पिटिशनर्स ने डाल रखा है, उसका फॉलोअप चल रहा है और उसकी वजह से ऐसा हुआ है। उसका आपने रेफरेंस दिया है, जरा सा वो भी बता दें क्या है।
जी, बिल्कुल, आपने यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट मुद्दों की ज़िक्र की है, तो आई वुड लाइक टू टच ऑन बोथ ऑफ देम। एक तो आपने बताया कि कैसे इस सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि पैंडेमिक के दौरान इन्होंने लाया था, उसको एनएफएसए के साथ एक तरह से मर्ज कर दिया। और जब ये अनाउंसमेंट किया था तो अ, आपने पढ़ा होगा, आपके दर्शकों ने भी पढ़ा होगा, श्री पीयूष गोयल जी जो हमारे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि दिस अनाउंसमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन अंडर एनएफएसए shows the prime minister's sensitivity towards poor and vulnerable citizens. बट अगर हम इसके बारे में बारीकी से सोचें कि व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स, तब हमें समझ आएगा कि दिस इज एक्चुअली नॉट वेरी गुड न्यूज फॉर द पुअर एंड वल्नरेबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो पैंडेमिक के दौरान एलिजिबल बेनिफिशियरीज को एनएफएसए के अंडर सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन मिल रहा था, हर एक बेनिफिशियरी को 5 किलोग्राम फूड ग्रेन सब्सिडाइज, प्लस सर्टन अमाउंट फ्री मिल रहा था अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो सरकार ने अब, बिकॉज अनाउंसिंग, ये अनाउंस करना कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बंद होने वाला है वुड बी पॉलिटिकली बैड। उन्होंने ये कह दिया कि अब एनएफएसए के अंडर आपको फूड ग्रेन जितना अमाउंट आपको पहले मिल रहा था उतना ही मिलेगा, बट फॉर फ्री मिलेगा। बट अगर आप इस अनाउंसमेंट को फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बेनिफिशियरी देखें, तो अभी उन्हें एनएफएसए के अंडर फ्री मिल रहा है, जी बिल्कुल, बट जो पीएमजीकेवाई के अंडर उन्हें एक्स्ट्रा मिल रहा था ड्यूरिंग द पैंडेमिक, दैट हैज क्लोज डाउन। तो ये तो एक मामला हो गया, जस्ट एड्रेसिंग दैट, ऑल्दो इट इज नॉट रिलेटेड टू माय स्टोरी। दूसरा, आपने एनएफएसए की बात की और द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ एनएफएसए। तो टू टॉक अबाउट सेंसस एंड टू टॉक अबाउट नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, हमें पहले थोड़ा और बारीकी से एनएफएसए को समझना पड़ेगा। एनएफएसए के अकॉर्डिंग टू दी लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो केंद्र सरकार है, वो कवरेज रेशियो डिसाइड करता है। वो बेसिकली ये डिसाइड करता है कि हर स्टेट में कितने बेनिफिशियरीज होंगे रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में, इन दीज टू ग्रुप्स अक्रॉस स्टेट्स। एंड फिर स्टेट गवर्नमेंट का काम ये होता है अंडर एनएफएसए कि वो पैरामीटर डिसाइड करें जिसके बेसिस पे ये बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई हो। तो ये कवरेज रेशियो पर स्टेट जो आइडेंटिफाई होना है और जिसका नेशनल लेवल पे एक कैप सेट किया है कि 75% रूरल पॉपुलेशन, 50% अर्बन पॉपुलेशन, ये कवरेज रेशियो सेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस, राइट। तो पिछला सेंसस तो 2011 में आया था, जैसे कि आपने एकदम सही कहा। तो इसके बेसिस पे एनएफएसए का पहला कवरेज रेशियो सेट हुआ था। तो सरकार ने इसके बेसिस पे हर स्टेट का एक प्लानिंग कमीशन नाम से जो प्रीवियस थिंक टैंक थी, उसके बेसिस पे इन्होंने ये कवरेज रेशियो सेट किए थे। मैं अब ये डेटा, मैं जरा सा आपको फिर वापस अपने सवाल पे लाऊंगा। मैं ये कह रहा था, वो जो पिटीशन है हर्ष मांडेर वगैरह की, वो कब दाखिल हुई और वो पिटीशन क्या डिमांड करती है? जी जी जी, तो आई वाज जस्ट गेटिंग टू दैट। तो या, तो अभी ये डेटा काफी पुराना हो गया है और 10 साल में ऑब्वियसली भारत की जनसंख्या भी काफी बढ़ गई है, लेकिन हमारे पास ये नया डेटा है नहीं। तो 2020 में ये एक्टिविस्ट हैं अंजलि भारद्वाज, जगदीप छोकर एंड मिस्टर हर्ष मंदिर, और इन्होंने ये पिटीशन फाइल किया था ओवर मिजरीज ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। सभी दर्शकों को तो याद होगा कि पैंडेमिक के दौरान कैसे एक्सोडस हुआ था ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। तो इसको लेकर उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी कि इनके लिए सरकार क्या कर रही है, इनके लिए ड्राई राशन प्रोवाइड किया जाए, एक्सेट्रा। तो इट वाज पार्ट, आर्ग्यूमेंट्स वर इंक्लूडेड इन दैट पिटीशन कि 10 साल में जनसंख्या भी तो बढ़ी है, तो हमें जनरल पॉपुलेशन की भी बात करनी चाहिए।
और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से एग्री किया और जून 29 2021 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो एनएफएसए में कवरेज रेशियो सेट हुआ है इसको रीडिटरमाइन करने की अब जरूरत है। जो कवरेज रेशियो की मैं अब थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि 2011 के डेटा के बेसिस पे है, अब 10 साल में पॉपुलेशन बढ़ गया होगा, अभी हमें ये रीडिटरमाइन करने की सख्त जरूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली सरकार ने इसके बारे में कुछ किया नहीं और अगर हम इंटरनल डॉक्यूमेंट्स देखें तो ये डिटेल्स हमने इतना डिटेल स्टोरी में भी नहीं इंक्लूड किया था कि एक पॉइंट पे जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड के ऑफिशियल्स हैं वो नोट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द सेंटर मे लुक इनटू रीडिटरमाइनिंग कवरेज रेशियो। तो ये जो मे वाला वर्ड है इसको उन्होंने पकड़ लिया और कहा कि ये कोई ऑर्डर तो नहीं है, इट्स जस्ट अ सजेशन सो वी डोंट हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, राइट। तो ये इंटरनली इनका एटीट्यूड ऐसे से पहले से ही ऐसा रहा है। तो दैट वाज आफ्टर द फर्स्ट ऑर्डर इन 2021 जून 2021। तो इसके बाद जो एडवोकेट हैं श्री प्रशांत भूषण, उन्होंने काफी सारी चिट्ठियां लिखी, प्रधानमंत्री को भी लिखा, डिपार्टमेंट ऑफ सॉरी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी लिखा, लीगल नोटिस भी भेजा, बट इसका कोई रिस्पांस नहीं आया, देयर वाज नथिंग मूव्ड बेसिकली। फिर जुलाई 2022 में इन्होंने एक और पिटीशन फाइल किया विद द सुप्रीम कोर्ट और सॉरी जनवरी 2022 में उन्होंने एक और पिटीशन फाइल किया विद द सुप्रीम कोर्ट कि इन्होंने सरकार ने आपके डायरेक्शन के मुताबिक काम नहीं किया। तो इसके बाद जुलाई 2022 में सरकार ने फिर एफिडेविट फाइल किए और सुप्रीम कोर्ट का और ऑर्डर आ गए। बट या दैट्स बेसिकली ओवरव्यू। अब नीति आयोग की नीति क्या है इस मामले में, जिस पर आपने अपनी स्टोरी को डेवलप किया है, कि अब नीति आयोग की नीति इस बारे में क्या है? जी, तो इसके बाद क्या हुआ कि जब नया पिटीशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में और सरकार ने पहले तो ये कहा कि सेंसस होने से रहा फॉर सम टाइम बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड तो उन्होंने कहा क्योंकि हम नया सेंसस नहीं कर सकते तो वी जस्ट हैव टू वेट। और इसका इनपुट उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल से लिया और इसका इनपुट उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ फूड से भी लिया था और नीति आयोग से भी लिया था। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर दर्ज किया जहां उन्होंने सरकार को एक्चुअली ये कहा कि अगर आप सेंसस नहीं कर सकते हो तो फिलहाल के लिए एक नया फॉर्मूला बनाएं, एक नया पॉलिसी बनाएं या कोई सेंसस 2011 में भी पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस होते हैं कि अगले कुछ सालों में कैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया था कि आप पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के बेसिस पे भी आप बेनिफिशियरी नंबर बढ़ा सकते हैं। तो फिर सेंटर वापस नीति आयोग के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आपका क्या कहना है। तो नीति आयोग ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो डायरेक्शन है ये एनएफएसए लॉ के खिलाफ है। उन्होंने ये एक्चुअली इन राइटिंग कहा है कि प्रोविजंस सेक्शन 9 ऑफ एनएफएसए एक्ट जिसमें सेंसस की बात होती है कि कैसे कवरेज रेशियो सेट होगा, वो कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो तो इसके खिलाफ है। बस वो उतना ही कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि हमें अमेंड करने की जरूरत पड़ सकती है, right? The center could have then amended the law if that is actually the issue, but the center does not amend the law. वो ना अमेंड करेंगे, वो ना सेंसस करेंगे, वो बस ये बोलेंगे कि हम तो ये कर नहीं सकते क्योंकि ये लॉ के खिलाफ है और हम सेंसस भी नहीं कर सकते क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है। तो यही रिस्पॉन्स फिर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले रखते हैं। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अपना खुद का पॉलिसी ये सब बनाओ तो नीति आयोग अपना फिर ओपिनियन चेंज कर देता है और वो बोलता है कि पिछले 10 साल में एक्चुअली गरीब कम हुए हैं, द नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द कंट्री वुड हैव रिड्यूस्ड। और इसका वो इस ओपिनियन को वो इस बेसिस पे रखते हैं कि पिछले 10 साल में मतलब जब से एनएफएसए इनेक्ट हुआ है तब से जो पर कैपिटा इनकम है वो देश में 33 पॉइंट सम परसेंट बढ़ गया है, राइट। और वो कहते हैं कि ये दिखाता है कि इस देश में गरीब और वल्नरेबल लोग अभी कम हो चुके होंगे। इसका कोई डेटा नहीं है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, राइट। एंड यू वोंट नो अंटिल यू एक्चुअली डू द सेंसस एंड इट्स आल्सो अगेंस्ट व्हाट यू इंटरनली असेस्ड इन योर डिस्कशन पेपर। बट वो फिर भी ये ओपिनियन लिख देते हैं और सरकार इस ओपिनियन को सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट भी कर देती है, कोटिंग नीति आयोग वर्बेटिम। अब
इसमें ये आर्गुमेंट तो बिल्कुल फ्रॉड है, जो कि हमें काफी इकोनॉमिस्ट ने बताया कि पर कैपिटा इनकम जो है वो ये बताता है कि एवरेज इनकम अर्न्ड बाय एवरी पर्सन इन द कंट्री एंड इन अ गिवन टाइम पीरियड इन अ ईयर। तो अगर आप सोचिए कि 5 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें 2 मिडिल क्लास लोग हैं, 1 बिलियनियर है और 2 गरीब लोग हैं, 6 लोगों का एक ग्रुप है, राइट? एंड इस ग्रुप में जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास ही रहता है, गरीब और गरीब हो जाता है, लेकिन बिलियनियर का 1 साल में इनकम डबल हो जाता है। तो इस ग्रुप का पर कैपिटा इनकम तो ओवरऑल इंक्रीज हो गया, बट वो ये नहीं बता रहा है आपको कि गरीब जो था उसका एक्चुअली गरीबी बढ़ गया है। और शायद ऐसा भी हुआ हो सकता है कि जो मिडिल क्लास था उसमें से भी एक बंदा अब गरीब बन गया हो, क्योंकि उसका जॉब चला गया पैंडेमिक के दौरान, वॉटेवर। बेसिकली ये हुआ है कि जो अमीर था वो और अमीर हो गया है, और इसलिए आपका पर कैपिटा इनकम ज्यादा दिख रहा है। बट नीति आयोग का ये ओपिनियन था, और ये उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ फूड के सामने रखा, और डिपार्टमेंट ऑफ फूड ने इसको बढ़िया समझा, एंड दैट वाज प्लेस्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा मोर अलार्मिंगली नीति आयोग ने ये भी कहा था कि सरकार को एक्चुअली री एग्जामिन करने की जरूरत है कि क्या हमें 80 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज फूड देने की जरूरत भी है क्या। दैट इज वेरी अलार्मिंग। नाउ दे आर एक्चुअली कॉलिंग इन टू क्वेश्चन द लॉ। पहले आपने कहा कि सेंसस नहीं हो रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आपने कहा कि प्रोविजंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है, हम अमेंड करने को तैयार नहीं है। फिर आप कह रहे हो कि हमें सोचना चाहिए कि क्या ये लॉ ही हमें बदलना चाहिए, क्या हमें ये इतने लोगों को देने की जरूरत भी है क्या। एंड वी शुड कीप इन माइंड कि इसके लिए कोई डेटा नहीं है। दे आर ऑपरेटिंग इन इंफॉर्मेशन ब्लैक होल जिसे कहते हैं, कि कोई एविडेंस नहीं है, आप बस बोल रहे हो। थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।